हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण इकाइयाँ एवं मात्रक और उनसे सभी प्रकार के संबंधित सामान्य ज्ञान। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही मज़ेदार होगा। यह वीडियो ओनली एसएससी के लिए नहीं, यह एकेडमिक लेवल या कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसमें मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ, नाप-तौल एवं मापने की जैसी अनेक इकाइयाँ होती हैं, वह इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। हम इस वीडियो को पूरे माध्यम से जितनी भौतिक विज्ञान में मापक की इकाइयाँ होती हैं, वे सभी इनमें ऐड किए हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को और हम चर्चा करते हैं आज के सेशन पे। तो देखिए हमारा महत्वपूर्ण इकाइयों का बिंदु किस प्रकार है। तो मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ, मात्रक एवं प्रकार से संबंधित सामान्य ज्ञान। जो नाप-तौल होता है दोस्तों, नाप-तौल एवं मापने की जो उनके प्रकार से हम समझेंगे, पहले उनकी परिभाषाएँ कि मापन का उद्गम कब हुआ और उनका इतिहास क्या है, कि भौतिक विज्ञान में इनकी ज़रूरतें कैसे प्राकृतिक या रूप से उत्पन्न हुई, उसे हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम आपको जो भौतिक इकाइयाँ होंगी, उन्हें हम विस्तार रूप से समझाएँगे और यह वन लाइनर्स हेडिंग्स में होगा, जो जिससे आपको सभी इकाइयाँ आसानी से याद हो सकें। देखिए दोस्तों, मापन के संदर्भ में मात्रक या इकाई किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं। जो मापन के संदर्भ में मात्रक होते हैं या इकाइयाँ होती हैं, वह किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं, जो परिपाटी एवं या और और नियम द्वारा परिभाषित एवं स्वीकृत की गई हो, तो तथा जो उस भौतिक राशि के मापन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त होती हो, उसे उस भौतिक राशि को कोई भी अन्य मात्रा या इस इकाई के एक गुणक के रूप में व्यक्त की जाती है। क्या समझा आप लोगों ने कि मापन के संदर्भ में जो मात्रक या इकाइयाँ होती हैं, वह किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं, जो कि किसी परिपाटी या नियम द्वारा उसे परिभाषित एवं स्वीकृति करके उन भौतिक राशियों के मापन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उस भौतिक राशि को भी अन्य मात्रा का इस इकाई के एक गुणक के रूप में भी व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि उदाहरण के लिए लंबाई एक भौतिक राशि है, जबकि मीटर लंबाई का मात्रक है, जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित दूरी के बराबर होता है। हम कहते नहीं है कि अमुक दूरी यदि 47 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि वह उक्त दूरी 1 मीटर के 47 गुना है। जैसे उदाहरण होता है कि लंबाई एक क्या है? भौतिक राशि है दोस्तों। लंबाई एक भौतिक राशि है, तो मीटर जो होगा वो लंबाई का क्या होगा? मात्रक होगा, जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित दूरी के बराबर होता है। और हम कहते हैं कि अमुक दूरी 47 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि उक्त दूरी 1 मीटर के 47 गुना है। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों इसी मापन की इकाइयों पर। तो देखिए जो प्राचीन काल से ही मात्रकों की परिभाषा करना, उन पर सहमति करना, उनका व्यावहारिक उपयोग करना आदि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो विभिन्न स्थानों एवं कालों में मात्रकों की विभिन्न प्रणालियों होना एक सामान्य बात थी, किंतु अब एक वैश्विक मानक प्रणाली अस्तित्व में है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई कहते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एसआई कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो जो प्राचीन काल था दोस्तों, उसमें मात्रों की परिभाषा करना, उन पर सहमति करना तथा उनके व्यावहारिक उपयोग करना आज तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन जो विभिन्न स्थानों एवं कालों की मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां होना एक सामान्य बात थी। किंतु अब एक वैश्विक प्रणाली अस्तित्व में है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, या आप कहते हैं कि लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएँगे दोस्तों? मीटर। अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके इतिहास के बारे में। थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि मनुष्य जीवन के लिए जो मापन का इतिहास हुआ, मनुष्य के जीवन के लिए नाप-तौल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ हो वहीं नाप-तौल, कुछ भी लेने जाओ नाप-तौल ना, तो इसके जीवन के लिए मनुष्य के
वह नापतोल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, आप लोग सभी जानते हैं। यह कहना अत्यंत कठिन है कि नापतोल पद्धति का आविष्कार कब और कैसे हुआ होगा। क्या आपको पता है कि मात्रा का आविष्कार किसने किया या कैसे हुआ? नहीं पता, किंतु अनुमान लगा के हम बता सकते हैं या अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ आपसी लेन-देन की परंपरा आरंभ हुई होगी और इस लेन-देन के लिए उसे नापतोल की आवश्यकता पड़ी होगी कि नहीं, उसके मनुष्य के बौद्धिक विकास या उसके बुद्धि के विकास के साथ-साथ आपसी लेन-देन, जो लेन-देन की परंपराएँ होंगी या आरंभ हुई होंगी, तो इससे लेन-देन के लिए उसे नाप-तौल की आवश्यकता तो पड़ी ही होगी कि कहेगा कि हम तुमको एक 1 कटोरे चावल दे रहे हैं, तो हम आपसे 1 कटोरे चावल ही लेंगे, तो क्या हुई नाप-तौल हुआ कि नहीं? तो ऐसे-ऐसे वृद्धि बढ़ती हुई गई और नाप-तौल को कन्वर्ट किया गया, किसी ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, ना ऐसी कई अवधारणाओं को पेश की गई जो मापन के इतिहास के अंतर्गत आती हैं। हम चर्चा करेंगे इसी में थोड़ा जब प्रागैतिहासिक काल था दोस्तों, जब प्रागैतिहासिक काल था, से ही मनुष्य जो थे नाप-तौल एवं पद्धतियों का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन मापन के मात्रक शायद मानव द्वारा आविष्कृत सबसे पुरानी चीज़ों में से है क्योंकि आदिम समाज को भी विभिन्न कामों के लिए काम-चलाऊ मापन की ज़रूरत पड़ती थी। आदिम समाज क्योंकि ये बहुत ही पुराना समाज है, तो यह आदिम समाज जो थे, उनको भी विभिन्न कामों के लिए काम-चलाऊ मापन की ज़रूरत पड़ती ही थी। तो मापन का इतिहास एग्ज़ैक्ट तो हम नहीं बोल सकते। क्यों दोस्तों? एग्ज़ैक्ट तो हम नहीं बोल सकते कि आखिर मापन का वो खोजकर्ता कौन है और किसका इसका प्रतिपादन किया, नहीं पता। तो ऐसा होगा कि जब उनको ज़रूरतें पड़ी होंगी, तो वो मापन का स्टार्ट किए होंगे, तो ज़रूरतें तो बहुत पहले से पड़ने लगी। तो मतलब ये बहुत ही पुराना ना मनुष्य जीवन के लिए नाप-तौल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पद्धति का आविष्कार कब और कैसे हुआ है किंतु अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य के बुद्धि के विकास के साथ-साथ ही इसकी आपसी लेन-देन की परंपरा ही उसके नापतोल की परिगणना को परिभाषित करती है। अब हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं और उनके यूनिट्स या उनके डिजिट्स हैं। तो देखिए दोस्तों आगे, लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। आज आपको पता होगा कि आप किन-किन से लंबाई को माप सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल कितने नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल कितने माइक्रोलीटर, ये सभी हम आपको आज बताएँगे लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयों में। तो हम चर्चा करते हैं अपने प्रथम बिंदु पर, तो 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल कितना होता है दोस्तों? तो 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर के बराबर होता है। और दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, तो क्या है 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल कितना होता है? तो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अब हम जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल होता है 10 मिलीलीटर। 10 मिलीमीटर सॉरी यहाँ पर लीटर नहीं मीटर होगा, 10 मिलीमीटर। वहीं हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु पर, तो 1 मीटर इज़ इक्वल कितने सेंटीमीटर? ये सभी को पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल भी 1 मीटर ना, 1 मीटर इज़ इक्वल 100 सेंटीमीटर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है? 1 डेकामीटर इज़ इक्वल कितने मीटर? तो 10 मीटर और 1 हेक्टेमीटर बराबर 10 डेकामीटर। वहीं पर 1 किलोमीटर इज़ इक्वल 10 हेक्टोमीटर या 1000 मीटर। 1000 मीटर, इसे हम 1 किलोमीटर के रूप में भी जानते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं जो क्या है 1 मेगामीटर। 1 मेगामीटर इज़ इक्वल 1000 किलोमीटर। 1 मेगा मीटर इज़ इक्वल कितना होता है दोस्तों? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर के बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 मेगामीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप किसी से भी पूछ लिए ना, हाल ही में पता नहीं किसी को पता होगा या नहीं, लेकिन आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको अन्य इकाइयाँ और भौतिक मात्रक जो होंगे, अच्छे से तैयार होते रहेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी सारी नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाए। तो देखिए, आगे जो बिंदु है हमारा 1 नॉटिकल मील इज़ इक्वल कितना होता है? 1852 मीटर मात्रा। 1 नॉटिकल मील इज़ इक्वल क्या होता है दोस्तों? 1852 मीटर। आगे चर्चा करते हैं हम कि क्षेत्र मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ क्या हैं?
क्षेत्र मापने की या वर्ग जिसे बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं दोस्तों? एरिया। कि क्षेत्र मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ क्या-क्या हैं? पहला जो बिंदु है या प्रथम बिंदु जो है, 1 वर्ग फुट इज इक्वल कितना होता है? 144 वर्ग मीटर। क्या होता है? 144 वर्ग फीट, सॉरी 1 वर्ग फुट इक्वल क्या होता है? 144 वर्ग। वहीं दूसरा बिंदु जो होगा, वो क्या होगा? 1 वर्ग यार्ड। 1 वर्ग यार्ड इज इक्वल क्या होता है? तो 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। वहीं 1 एकड़ इज इक्वल क्या होता है? तो 4840 वर्ग गज होता है। क्या है दोस्तों? 1 एकड़, कहते नहीं कि हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन है, तो क्या होगा? 1 एकड़ इज इक्वल क्या होता है? 4840 या 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। समझ गए होंगे आप कि 1 वर्ग फुट इज इक्वल क्या होता है? 144 वर्ग होता है। वहीं पर 1 वर्ग यार्ड इज इक्वल क्या होता है? तो 9 वर्ग फीट होता है। और तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं तो क्या होता है? 1 एकड़ इज इक्वल 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अगला जो बिंदु हमारा है या नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दूरी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। तो देखिए दोस्तों, दूरी को मापने की जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, वो क्या हैं? तो 1 फीट इज इक्वल कितना होता है दोस्तों? 12 इंच कितना होता है? 12 इंच। और वहीं 1 मील इज इक्वल क्या होता है? तो 1760 यार्ड होता है। समझ रहे होंगे आप कि जो हमारा बिंदु है वो क्या है? 1 मील इज इक्वल कितना होता है? 1760 यार्ड होता है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह ग्रुप डी एग्ज़ामों में 1 नंबर का पूछ लेता है कि 1 मील कितने बराबर ये होता है? तो 1760 यार्ड के बराबर होता है। या किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो दूरी को मापने की जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, आप दूरी कैसे नापते हैं? मान लीजिए 1 फीट या लंबाई भी आप नापते हैं कि 1 फीट या 12 इंच, 1 मील या 1760 यार्ड और 1 फरलांग ना? आपको क्या पता था कि 1 फरलांग इज इक्वल कितना होता है? तो 10 चेन, 10 चेन मतलब अपने कदमों से थोड़ा बढ़ाकर 10 कदम चलने को हम क्या बोलते हैं? चेन। 1 फरलांग इज इक्वल क्या होता है? 10 चेन। वहीं पर अगला जो बिंदु है हमारा 1 यार्ड। 1 यार्ड या यार्ड मतलब गज। क्या बोलते हैं? यार्ड मतलब क्या होता है? गज। 1 यार्ड कितने के बराबर होता है? तो 3 फीट के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 फीट के बराबर होता है। वहीं 1 मील कितने फरलांग के बराबर होता है? तो 8 फरलांग के बराबर होता है। वही 1 फरलांग इक्वल 10 चेन, तो ये कितना होगा? 80 चेन। जब आप चलेंगे 80 चेन, जब आप चलेंगे तो कन्वर्ट किसमें होगा? 8 फरलांग में। क्या कन्वर्ट होगा दोस्तों? 8 फरलांग में कन्वर्ट होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं इसके अगले बिंदु पर, तो देखते हैं क्या है? मात्रा को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। क्या दोस्तों? मात्रा को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 1 सेंटीलीटर इज इक्वल कितना होता है? तो 10 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये सभी को देखिए, ये जो कक्षा 6 से 12 तक जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह कक्षा 6 से लेकर 12 तक के किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स में तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब न्यूमेरिकल होगा कक्षा 10 और 11 में, तो न्यूमेरिकल में ये बहुत ही उपयोग होते हैं कि 1 सेंटीलीटर इज इक्वल कितने मिलीलीटर होता है और 1 डेसीलीटर इज इक्वल कितने सेंटीलीटर होता है। तो हम चर्चा करते हैं अपने सेशन पर। तो क्या है ये? 1 डेसीलीटर इज इक्वल कितना बराबर होता है? तो 10 सेंटीलीटर के बराबर होता है। वहीं 1 लीटर कितने डेसीलीटर के बराबर होता है? तो 10 डेसीलीटर के बराबर होता है। जो प्रमुख बिंदु या नेक्स्ट अगला बिंदु है हमारा, वो क्या है? 1 डेकालीटर इज इक्वल क्या होता है? 10 लीटर के बराबर होता है। वहीं 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल क्या होता है? तो 10 डेकालीटर के बराबर होता है। वहीं 1 किलोलीटर कितने बराबर होता है? तो 10 हेक्टोलीटर के क्षेत्र के बराबर होता है। तो आपको अच्छा लगा यह वीडियो? कैसे? 1 सेंटीलीटर मतलब कि जितनी छोटी इकाइयाँ भौतिक मापने की इकाइयाँ हैं, वो हमने आपको आज बता दी। इसमें और भी भौतिक इकाइयाँ हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। यदि हमें लगेगा कुछ उसमें क्वेश्चन, तो हम छाँट कर ये अगले वीडियो में आपको थोड़ा बता देंगे। उससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं जो थोड़ा बचा हुआ है उस पर, फिर उसके आगे हम आपको बताएँगे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट या किस सेशन के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब हम पढ़ेंगे भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। अभी तक आपने क्या-क्या पढ़ लिया दोस्तों? अभी हम आपको एक बार रिवीजन करा देंगे
1 ग्राम इज इक्वल कितने मिलीग्राम? तो 1000 मिलीग्राम कितना दोस्तों? 1000 मिलीग्राम कितना? 1000 मिलीग्राम। और वहीं 1 डेकाग्राम इज इक्वल 10 ग्राम। वहीं 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल 10 डेकाग्राम। वहीं 1 किलोग्राम इज इक्वल 10 हेक्टोग्राम। और 1 क्विंटल इज इक्वल 100 किलोग्राम। और वहीं 1 टन इज इक्वल 1000 किलोग्राम। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें कि यह वीडियो एकेडमिक लेवल को कवर करेगा या नहीं, या एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा? यदि हाँ, इस वीडियो में आपको कुछ भी जानने जैसी कोई भी चीज़ लगी हो या कुछ भी वन लाइनर क्वेश्चनों में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो कैसा है। और आपने यदि हमारे पीछे वाली वीडियोज़ ना देखी हों, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लस जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और साइंस की जितनी भी वीडियो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम मिलते हैं आपको एक नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।